हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए द लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक लाया हूं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहां पर बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बेसिकली आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया आप ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एंड यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो पूरा कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। होप करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड लास्ट एंड तक अगर आप बने रहना, आपको एक एक चीज का सोल्यूशन यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। चलो बच्चों, सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। रॉन्ग कलर, डर्टी कलर, ब्लू कलर। Foreign exchange, what is foreign exchange rate? Difference between currency depreciation, currency appreciation, difference between devaluation and depreciation, ये पढ़ के खत्म करेंगे। फिर क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट है वो पढ़ेंगे। फिर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रीजन फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है एक्चुअल में, वो डिस्कशन करेंगे। इंपैक्ट ऑन चेंज इन डिमांड एंड देयर इंपैक्ट एंड इंपैक्ट ऑन चेंज इन सप्लाई एंड द रीजंस भी डिस्कशन करेंगे एंड थोड़ा मोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, इससे ज्यादा हमें पढ़ना ही नहीं है। चल अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द कंट्रीज करेंसी अदर देन डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिक कंट्री के करेंसी को छोड़कर वर्ल्ड के जितने भी करेंसी है वो हमारे लिए क्या हो गए? फॉरेन एक्सचेंज हो गए। सपोज ये चैप्टर हम कहां पढ़ रहे हैं? इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री है, तो इंडियन करेंसी को छोड़कर वर्ल्ड के जितने भी करेंसी है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? फॉरेन करेंसी। Foreign exchange refers to all the countries' currency other than domestic currency. Done. What is foreign exchange rate, sir ji? Foreign exchange rate refers to the rate at which one country's currency is exchanged with another country's currency. फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसमें एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, $1 इक्वल्स टू ₹80, दैट इज सेड टू बी फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये रेट है, $1 के लिए आपको 80 रुपीज देना है, 82 रुपीज देना है। एक कंट्री जब अपने कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, उस एक्सचेंज के रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। डन। अब द मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब, अच्छा ये बताने से पहले आपको एक छोटा सा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। ये चैप्टर हम बच्चों कहां पढ़ रहे हैं? अपने कंट्री में पढ़ रहे हैं। हमारा कंट्री कौन सा है? डोमेस्टिक कंट्री है, दैट इज इंडिया। तो जो भी चीज होगा वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। करेंसी डेप्रिशिएट किसका होगा? इंडिया का। एप्रिशिएट किसका होगा? इंडिया का। डीवैल्यूएशन किसका होगा? इंडियन करेंसी का। डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी का। ये आप पहले क्रिस्टल क्लियर करके चलो, बिकॉज इससे ही कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। अगर आप ये क्लियर कर लोगे तो आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। हम ये चैप्टर कहां पढ़ रहे? इंडिया में। हमारा बेस कंट्री क्या है? इंडिया। तो हम जो भी चीज सोचेंगे वो इंडिया के साथ ही होने वाला रहेगा। ये चीज आप लेकर चलना माइंड में, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। करेंसी डेप्रिशिएट किसका होगा? इंडिया का। एप्रिशिएट भी होगा इंडिया का। व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? नाम से आपको समझ में आ रहा हो करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज करेंसी। बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, तो इंडिया को हम हमेशा दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे, इंडियन करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी से कंपेयर करेंगे। तो फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज करेंसी। इंडियन करेंसी का वैल्यू घट जाता है दूसरे कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में, दैट इज सेड टू बी करेंसी डेप्रिसिएशन।
डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर इन फॉरेन कंट्री। करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर, मतलब इंडियन गुड्स डोमेस्टिक कंट्री का करेंसी का जो गुड्स है विल बिकम चीपर इन फॉरेन कंट्री as more goods can be purchased at same amount, which rises export and fall in import, which means that earlier $1 was ₹70, now $1 is ₹74 या 80 आप लेकर चलो, that is said to be currency depreciation। अब इसको समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट, इंडिया यूएस, ये इंडिया है, ये यूएस है। अब करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, किसका हो रहा है? इंडिया का। तो इंडिया यूएस, अब इंडियन करेंसी घट गया, सो डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर इन फॉरेन कंट्री। अब इंडियन गुड्स कहां पर सस्ता मिलेगा? फॉरेन कंट्री में। एज मोर गुड्स कैन बी परचेज एट सेम अमाउंट, जब दूसरे देश दैट इज डोमेस्टिक कंट्री का करेंसी सस्ता हो गया है तो ऑब्वियसली जहां पर सपोज जहां पर 100 रुपीज में हम 2 खरीदते थे, तो हो सकता है हम 100 में अब हम 4 खरीदे, बिकॉज सस्ता हो गया है। सो डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर इन फॉरेन कंट्री, इंडियन गुड्स सस्ता मिलेगा फॉरेन कंट्री में। सो मोर गुड्स कैन बी परचेज एट सेम अमाउंट, जब वो सस्ता हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदेंगे। अब जब इंडिया एंड यूएस है, फॉरेन पीपल को इंडियन गुड्स सस्ता लगेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के कंट्री से खरीदना स्टार्ट कर देंगे, एंड इंडिया के पॉइंट से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा एंड इंपोर्ट घट जाएगा। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? बिकॉज डोमेस्टिक कंट्री चीप हो चुका है, एंड इंपोर्ट क्यों बंद हो जाएगा? बिकॉज फॉरेन कंट्री एक्सपेंसिव हो गया है। सो ये था आपका करेंसी डेप्रिसिएशन। सिमिलरली इसके ऑपोजिट रहेगा, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज करेंसी। डोमेस्टिक कंट्री का करेंसी का वैल्यू बढ़ चुका है फॉरेन कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में। Foreign goods become cheaper in domestic country as more goods can be purchased at same amount, which rises import and fall in export, which means that earlier $1 is 74 and now $1 is ₹70। Again same example, अब एप्रिशिएट हुआ है इंडिया यूएस, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है ये वाला, इंडिया यूएस। अब इंडियन करेंसी बढ़ गया तो फॉरेन गुड्स बिकम चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री, फॉरेन गुड्स अब इंडिया में सस्ता मिलेगा। एज मोर गुड्स कैन बी परचेज एट सेम अमाउंट, अब इंडियन ज्यादा से ज्यादा फॉरेन गुड्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जहां पर आउट ऑफ 100 में वो पहले 2 खरीदना प्रेफर करते थे, अब सेम प्राइस पे वो आउट ऑफ 100 में वो 4 खरीदना प्रेफर करेंगे। तो अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फॉरेन कंट्री सस्ता हो गया है तो वहां से ज्यादा खरीदेंगे, which rises import, वो इंपोर्ट बढ़ा देंगे, एंड फॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट घट जाएगा बिकॉज इंडिया यूएस है, इंडियन करेंसी बढ़ चुका है तो इंडिया का गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिससे इंपोर्ट बढ़ेगा एंड एक्सपोर्ट घटेगा। तो ये चीज मेक श्योर करके चलना, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हो तो ये चीज आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। चलो, सो करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन हो गया। अब आता है डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज डीवैल्यूएशन? डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में भी इंडियन करेंसी या डोमेस्टिक कंट्री का करेंसी का वैल्यू घटता है, बट एज कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन में सिर्फ किसी एक कंट्री के करेंसी में डेप्रिशिएट होता है, बट डीवैल्यूएशन में डोमेस्टिक कंट्री का करेंसी का वैल्यू वर्ल्ड के सारे कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाता है। ये इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है, एंड इट टुक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। ये करने वाला कौन है? गवर्नमेंट है, एंड इट कम्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब भी कभी भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है सो इट कम्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम या सिस्टम। अब आता है डेप्रिसिएशन। हम जानते हैं किसी भी चीज का वैल्यू डेप्रिशिएट कब होता है? जब उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। तो सिमिलरली डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज करेंसी। अब जब भी डेप्रिसिएशन या मार्केट वैल्यू में कमी आता है तो ये किसके चक्कर में आता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में। किसी भी चीज का वैल्यू डेप्रिशिएट कब होता है? जब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आता है। So it took place due to market forces of demand and supply, and जब भी market forces of demand and supply रहेगा, so it took place due to, या it comes under flexible exchange rates regime या flexible exchange rate system। ये चीज आप मेक श्योर करके चलना, यहां से डिफरेंसेस एकदम आते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर करके चलना आप एकदम मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। प्लीज प्यारे बच्चों लाइक शेयर एंड फटाफट सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपका बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा स्कोर करने का प्रिपरेशन ऑन है।
चलो, फॉरेन एक्सचेंज रेट डन, फॉरेन एक्सचेंज डन, डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी अप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन डन। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट आते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट है जहां पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर करके चलना आप एकदम अच्छे से याद करके जाओ। So fixed exchange rate system is a type of system in which exchange rate of currency is fixed by the government. ये कौन फिक्स करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं। Under this system, each country fixes the value of currency with some external standard. इस exchange rate में हर country अपने currency का value को किसी external standard, बाहरी दूसरे standard के साथ tie up करके रखते हैं। That external standard can be gold, silver or any precious metal. वो कोई भी प्रीशियस मेटल हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। When the value of currency is fixed with some other country's currency, जब किसी दूसरे देश या कंट्री का करेंसी को डोमेस्टिक कंट्री के करेंसी के साथ टाई अप करते हैं, that is said to be pegging. Suppose $1 equals to 90 rupees. ठीक है, तो जब एक कंट्री अपने कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ टाई अप करता है, that is said to be pegging. And when the value of currency is fixed with some external standard, that is said to be parity value. मतलब $1 के लिए आपको सपोज 0.5 ग्राम ऑफ गोल्ड लगेगा, that is said to be parity value. मतलब हर कंट्री अपने करेंसी को एक दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ टाई अप तो करता है, बट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ भी टाई अप करता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर या कोई भी प्रीशियस मेटल से टाई अप करता है कि आपको $1 के बदले कितना गोल्ड ले सकते हो या 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना डॉलर ले सकते हो। ये भी एक रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। तो मेक श्योर करके चलना, जब $1 इक्वल्स टू 80 है, दैट इज सेड टू बी पेगिंग, एंड $1 इक्वल्स टू 0.5 ग्राम ऑफ गोल्ड या कोई भी प्रीशियस मेटल के साथ जब टाई अप करते हैं, दैट इज सेड टू बी पैरिटी वैल्यू। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, दैट इज सेड टू बी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर एक बार गो थ्रू करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट, ईच कंट्री फिक्सेस द वैल्यू ऑफ करेंसी विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, दैट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर और एनी प्रीशियस मेटल। When the value of currency is fixed with some other country's currency, that is said to be pegging. And when the value of currency is fixed with some external standard, that is said to be parity value done. अब आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में क्या होता है, यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, यहां पर एक्सचेंज रेट टोटली मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा किया जाता है। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल भी डन हो गया, एक बार गो थ्रू करते हैं। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन दिस देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। डन। अब आता है मैनेज फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग में क्या है, फिक्स्ड में तो भैया गवर्नमेंट आ गए, फ्लेक्सिबल में मार्केट आ गए। अब यहां पर गवर्नमेंट प्लस मार्केट इक्वल्स टू मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर एक्सचेंज रेट फिक्स करने वाले दो जन रहते हैं, दैट इज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक मिलकर एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। जब ये मिलकर एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड वर्जन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसको हाइब्रिड वर्जन, बिकॉज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल को मिलाकर एक नया एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आता है इन दिस सेंट्रल बैंक एंटर इनटू, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है कि सेंट्रल बैंक एक्सचेंज इनटू द या एंटर इनटू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एंटर करते हैं टू रिस्ट्रिक्ट फ्लक्चुएशंस अप टू द सर्टेन लिमिट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, रेट्स बढ़ रहे घट रहे, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं अप टू द डिजायर्ड टारगेटेड वैल्यू। एक टारगेटेड वैल्यू से जब ज्यादा एक्सचेंज रेट चल जाता है, तो ये उस फ्लक्चुएशंस को रोकने में या रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक।
एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। इसको क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच exchange rate of currency is fixed by both market forces of demand and supply and central bank. It is the hybrid version of fixed and flexible exchange rate system. In this, central bank enter into the foreign exchange market to restrict fluctuations up to the certain limit so that exchange rate can be there up to the desired targeted value, and it is known as dirty floating. बट एक चीज मेक श्योर करके चलना कि सेंट्रल बैंक फ्लक्चुएशंस को एक लिमिट तक ही वो ठीक कर सकते हैं, वो ज्यादा वेरिएशंस नहीं ला सकते, थोड़ा मोड़ा ही वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो एक चीज माइंड में आप हमेशा लेकर चलना, कभी भी एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बोला दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज, कभी भी एक्सचेंज रेट बाय द मार्केट फोर्सेस बोला फ्लेक्सिबल, एंड कभी भी सेंट्रल बैंक बोल दिया दैट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या हाइब्रिड बोल दिया दैट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। डन। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट हो गया। अब आता है द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी का डिमांड कब कब होता है? ऐसे तो बहुत रीजन है, बट मैंने सिर्फ 5 या 6 के बारे में डिस्कशन करा है, बिकॉज ये 5 और 6 अगर आपका क्लियर हो गया तो उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आएंगे आपको एकदम क्लियर रहेगा। जैसे डिमांड कब करते हैं बच्चों? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, tourism, unilateral transfer, speculative activity and purchase of assets in foreign country। ये 5 प्लेसेस है जहां पर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। सर कैसे डिमांड हुआ, जल्दी से बताओ। तो आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब पहला है इंपोर्ट। चलो, सो अगेन इंडिया यूएस, इंडिया एंड यूएस है। अब इंडिया ने इंपोर्ट कराया तो अगेन इंडिया को गुड्स मिलेगा। इंडिया विल मेक पेमेंट, तो इंडिया जब यूएस में पेमेंट करेगा तो ऑब्वियसली यूएस में तो डॉलर चलता है, यूएस में तो भाई रुपी चलता नहीं है, सो इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में। अब डॉलर इसके पास होगा नहीं, सो इंडिया रुपीज देगा, बोलेगा रुपीज लो कहीं पर भी एक्सचेंज रेट करवाकर, और बोलेगा डॉलर दो इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। सो अगेन वो क्या किया? डिमांड किया, रुपीज लो एंड डॉलर दो इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। सेम इंपोर्ट हो गया। टूरिज्म सेम चीज, इंडिया यूएस, इंडियन पीपल यूएस में घूमने गए, तो जब यूएस में घूमने गए अगर सेम चीज है, यूएस में तो डॉलर चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता अपने कंट्री में एक्सचेंज कराए, फॉरेन एक्सचेंज रेट में, फॉरेन एक्सचेंज इंस्टीट्यूशन में जाकर एक्सचेंज कराए, या कहीं एयरपोर्ट में कराए, वो कहीं पर भी कराएगा तो वो सिर्फ एक ही काम करेगा, रुपीज लो एंड डॉलर दो इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर टूरिज्म। सो अगेन वो फॉरेन करेंसी का डिमांड हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, इंडिया यूएस, इंडिया का पीपल यूएस में विजिट किए, उनको कुछ सामान पसंद आ गया, वो परचेस करेंगे, तो अगेन वो एक ही काम करेंगे, रुपीज लो एंड डॉलर दो इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। सो डिमांड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? चौथा, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, import, tourism, purchase of assets in foreign country, speculative activity। अगेन इंडिया यूएस, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी बच्चों क्या होता है? जिससे हम प्रॉफिट कमा सके। सो अगेन इंडिया का पीपल यूएस में इन्वेस्टमेंट किया जिससे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगेन वो यूएस में तो भैया डॉलर चलेगा, रुपीज तो चलेगा नहीं, सो अगेन वो रुपीज देंगे एंड डॉलर का डिमांड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। सो अगेन वो डिमांड हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। सो इंपोर्ट, टूरिज्म, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक है यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल में गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन। सो इंडिया ने यूएस को डोनेशन प्रोवाइड किया, तो जब वो डोनेशन देंगे तो अगेन एक ही काम करेंगे, आप रुपीज लो एंड डॉलर दो इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर डोनेशन। सो आप ये 5 एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि हर जगह में डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ही हो रहा है। सो दीज आर द रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। सो सेम चीज आप चेक कर सकते हो, import of goods and service। So in this, demand of foreign currency took place in order to make payment of import of goods and service। tourism, demand of foreign currency took place for the purpose of tourism। again unilateral transfer, same, demand of foreign currency took place in order to make payment for unilateral transfer।
स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में भी सेम, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी टुक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, demand of foreign currency took place in order to make payment for purchase of assets in foreign country. Done. यहां से क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करके चलना है। चल ऐसे ये तो मैंने बता दिया, बट डिमांड सिर्फ ये 6 या 5 प्लेसेस में तो होता नहीं है, डिमांड अनलिमिटेड रीजन से हो सकता है। तो आपको पता कैसे करना है कि ये वेदर इट इज डिमांड और सप्लाई। तो अभी तो डिमांड डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिमांड सिर्फ एक ही रीजन से आइडेंटिफाई किया जाएगा, जब पेमेंट करने वाला डोमेस्टिक कंट्री होगा या इंडिया होगा, जैसे मीडिया में पढ़ रहे हैं। तो अगर इंडिया पेमेंट कहीं पर भी किसी भी चीज का पेमेंट अगर इंडिया कर रहा है, दैट इज सेड टू बी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। ये आप लेकर चलना, जब सप्लाई पढ़ेंगे तो सप्लाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब भी इंडिया पेमेंट करेगा किसी भी चीज के लिए, दैट विल लीड्स टू डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया कभी भी किसी चीज के लिए पेमेंट करेगा, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। चल अब रीजन फॉर राइज इन डिमांड, डिमांड क्यों बढ़ता है? वी ऑल नो प्राइस घटता है, बिकॉज डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है। किसका डिमांड बढ़ेगा? फॉरेन करेंसी का। तो किसका प्राइस घटेगा? फॉरेन करेंसी का। सेम इंपोर्ट क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन गुड्स बिकम चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री, मोर गुड्स कैन बी परचेज एट सेम अमाउंट। टूरिज्म, हम दूसरे देश में घूमने क्यों गए? वो देश सस्ता है। ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इट प्रमोट्स टूरिज्म। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? फॉरेन, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इट प्रमोट्स यूनिलैटरल ट्रांसफर। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, दूसरे देश से सामान क्यों खरीद रहे हैं? ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट परचेजिंग एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। स्पेक्यूलेशन, हम दूसरे कंट्री से प्रॉफिटेबल क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज उस कंट्री का करेंसी वीक है। तो ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। सो ये था डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। मेक श्योर करके चलना, इंडिया पेमेंट करेगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। चल डन। अब आते सेम चीज सप्लाई पढ़ते हैं। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में अगेन फोर है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। ऐसे बहुत होते हैं, बट मैंने 4 डिस्कशन करा है, 4 मोर देन एनफ है। ये 4 से आप 40, 400, 4000 ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई कर सकते हो। So again, supply of foreign currency took place for the purpose of export of goods and service. Supply of foreign currency took place for making foreign investment in domestic country. Supply of foreign currency took place by making unilateral transfer from rest of the world. Speculative activity में same, supply of foreign currency took place in order to make speculative activities by rest of the world. ये था। अब इसको समझाते हैं सर जी, जैसे अब डिमांड बताया, आप सप्लाई भी समझा दो। सबसे पहले 2, 3 एंड 4, ये 4 है। सबसे पहले एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। ये 4 रीजन है जिसके चक्कर में सप्लाई होता है। कैसे? अगेन इंडिया, यूएस। अब अगेन एक्सपोर्ट है, इंडिया गुड्स सेल किया तो यूएस विल मेक पेमेंट। अब अगेन यूएस जो है, ऑब्वियसली यूएस के पास रुपीस तो होगा नहीं, यूएस के पास डॉलर होगा, तो अगेन वो डॉलर सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? तो अगेन हमारा बेस तो फॉरेन करेंसी है, हमको हर चीज सोते उठते बैठते जागते सिर्फ फॉरेन करेंसी देखना है। तो अगेन यहां पर फॉरेन करेंसी का सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर जी। अगेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया, यूएस। अब यूएस के पीपल ने इंडिया पर इन्वेस्टमेंट करा। जब यूएस में के पीपल ने इंडिया पर इन्वेस्टमेंट करा तो ऑब्वियसली दे आर नॉट हैविंग डोमेस्टिक करेंसी, दे आर हैविंग फॉरेन करेंसी, सो दे विल मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। नो मैटर वो इंडिया में आकर एक्सचेंज हो जाएगा, बट दे आर सप्लाइंग अस फॉरेन करेंसी। अगेन यूनिलैटरल ट्रांसफर, इंडिया एंड यूएस। अगेन यूएस के पीपल ने इंडिया पर डोनेशन दिया, ग्रांट दिया, कुछ भी दिया, सो इट विल मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली। नो मैटर वो कहीं पर भी एक्सचेंज कराए, बट दे आर सप्लाइंग अस फॉरेन करेंसी, सो दिस इज अनदर रीजन फॉर सप्लाइंग ऑफ फॉरेन करेंसी। लास्ट है स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी,
अब यूएस के पीपल ने देखा इंडिया से प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो दे आर स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री, एंड इफ दे मेक इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री इट विल मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी ओनली, सो दे आर सप्लाइंग अस फॉरेन करेंसी और नॉट। बिल्कुल सर, वाओ सर, इस रीजन से वी आर हैविंग सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। चलो ये भी क्लियर हो गया। सो अगेन सेम चीज है यहां पर भी, सप्लाई में क्या क्या था, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, डन। अब आता है रीजन फॉर राइज इन सप्लाई। अगेन सप्लाई डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है, सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। सो अगेन सप्लाई कब बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा। किसका सप्लाई बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी का। किसका प्राइस बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी। So again export क्यों बढ़ेगा, due to rise in price of foreign currency domestic goods become cheaper, more goods can be purchased at same amount which rises export। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री इंडिया पर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो स्ट्रांग हो रहे हैं। स्ट्रांग कब हो रहे हैं, जब फॉरेन करेंसी पावरफुल होगा। पावरफुल कब हुआ, जब फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ चुका है। सो ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री। Unilateral transfer, same, rise in price of foreign currency, foreign people start making unilateral transfer from rest of the world, कहां पर, to domestic country। Speculative activity, same, due to rise in price of foreign currency more and more people start making speculative activities from rest of the world to domestic country। So मैंने बता दिया, demand of foreign currency, reason for rise in demand, reason for supply and या supply of foreign currency and reason for rise in supply। but the very most important चीज, डिमांड कब होगा बच्चों, जब पेमेंट इंडिया के द्वारा होगा, एंड सप्लाई कब होगा, जब पेमेंट फॉरेन कंट्री के द्वारा होगा, या जब डोमेस्टिक कंट्री पेमेंट करेगा डिमांड ऑफ फॉरेन कंट्री एंड फॉरेन कंट्री, सॉरी, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड जब फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इंडिया पेमेंट करेगा डिमांड, फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा सप्लाई। ये एकदम माइंड में छाप के चलना है, क्वेश्चंस आएंगे यहां से। चल डन। अब नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। चलो अगेन ग्राफ को लेकर बताते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, सो बिग इरेजर। चलो अब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, नामकरण के बिना नहीं करना है। रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, dd इज द डिमांड कर्व, ये ss इज द सप्लाई कर्व। ये जहां पर इंटरसेक्शन करेगा दैट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। ये R, ये Q, कोई भी नाम आप दे सकते हो। So this is how the exchange rate is determined when demand curve of foreign exchange is equal to supply curve of foreign exchange। जब demand curve of foreign exchange and supply curve of foreign exchange आपस में intersect करता है, that is said to be equilibrium exchange rate। इस तरीका से exchange rate को determine किया जाता है। चलो सेम है, exchange rate is determined when demand curve of foreign exchange is equal to supply curve of foreign exchange। ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, x एक्सिस रिप्रेजेंट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। dd इज द डिमांड कर्व, सॉरी बहुत ज्यादा तेज बन गए, dd इज द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ss इज द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द पॉइंट वेयर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिनोटेड बाय E, where OR is the equilibrium exchange rate and OQ is the equilibrium quantity, demand and supply of foreign exchange। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में। चलो सर ये भी डन हो गया। अब यहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपैक्ट ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में चेंज आएगा या फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में चेंज आएगा। तो डिमांड दो तरह का होंगे प्यारे बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कैन बी इंक्रीजिंग एंड डिमांड कैन बी डिक्रीजिंग। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे, डिमांड में क्या होगा, राइज इन डिमांड में क्या होगा, फॉरेन डिमांड में क्या होगा। चल तो सबसे पहले ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। चलो सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड,
y axis, x axis origin, again rate of foreign exchange, demand and सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चल पहले नॉर्मल कंडीशन बनाएंगे, आर एंड क्यू, ये इक्विलिब्रियम हो गया। चलो अब हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड जब बढ़ेगा तो राइटवर्ड जाएगा, लो भैया राइटवर्ड चल गया, D1 D1, ये न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया E1। सो R से R1, Q से Q1, ये रेट बढ़ गया, ये क्वांटिटी बढ़ गया, एक्सचेंज रेट राइटवर्ड गया। मेक श्योर करके चलना, आप विदाउट एरो मत बनाना, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछेगा इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब इंपैक्ट के मतलब में क्या है, सपोज आप यहां पर पहले $1.70 था, अब $1.80 हो गया, ठीक है। क्या इंपैक्ट पड़ रहा, देख सकते हो, इंडिया यूएस, पहले वो 70 पे था, इंडिया यूएस, अब यूएस पहले 70 पे था, अब वो 80 चल गया, तो इंडियन करेंसी घट गया, तो करेंसी अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। So impact क्या पड़ेगा, foreign goods becomes, domestic goods become cheaper in foreign country as more goods can be purchased at same amount, which rises export and fall in import। सर ये कैसे बताया आपने, इंडिया यूएस, अब यूएस करेंसी पहले 70 पे था, वो 80 पे हो गया, तो इंडियन करेंसी घट गया, मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन, तो आप करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे लिख डालो। चलो ये हो गया, से आप देख सकते हो यहां पर भी एक्सप्लेनेशन है। In the given figure, y-axis represent the rate of foreign exchange, x-axis represent the demand and supply of foreign exchange, dd is the demand curve of foreign exchange, देख सकते हो आप, कहाँ गया पे बच्चों, dd is the demand curve of foreign exchange and ss is the supply curve of foreign exchange। The point where demand curve of foreign exchange and supply curve of foreign exchange intersect with each other, that point is known as equilibrium point, which is denoted by E, where OR is the equilibrium, where OR is the equilibrium exchange rate and OQ is the equilibrium quantity, demand and supply of foreign exchange। In this case we are talking about increase in demand of foreign exchange, so demand curve will shift towards rightward direction from DD to D1 D1, आप देख सकते हो rightward गया। The point where new demand curve and supply curve intersect with each other, that point is known as new equilibrium point, denoted by E1। As a result, equilibrium exchange rate rises from OR to OR1 and equilibrium quantity also rises from OQ to OQ1, which means that earlier $1 कितना लिखा है यहाँ पे 60 है, ओके, $1 is 60, now $1 is 70, मैंने बता दिया, it leads to currency depreciation which rises export and fall in import, done। अब आता है सेम डिक्रीज इन डिमांड, तो पहले बनाकर दिखाते आपको, चलो सेम डिक्रीज इन डिमांड है, चलो y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये आर एंड ये क्यू। अब हम किसके बारे में बात करें, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, घटेगा तो लेफ्टवर्ड जाएगा, D1 D1, एरो देना वेरी मैंडेटरी है, जहां पर न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट किया, दैट इज सेड टू बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट डिनोटेड बाय E1। ये रेट घट गया और क्वांटिटी भी घट गया, तो अर्लियर $1.70 मान ले रहे, ये 60। अब इंपैक्ट क्या पड़ा, इंडिया यूएस, पहले वो 70 पे था, वो 60 हो गया, तो इंडियन करेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ गया, करेंसी एप्रिसिएशन। तो आप करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में डेफिनेशन लिख देना, फॉरेन गुड्स बिकम चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री एज मोर गुड्स कैन बी परचेज एट सेम अमाउंट व्हिच राइजेस इंपोर्ट एंड फॉल इन एक्सपोर्ट। चलो सेम चीज है, in the given figure y axis represent the rate of foreign exchange, x axis represent the demand and supply of foreign exchange, dd is the demand curve of foreign exchange, ss is the supply curve of foreign exchange। The point where demand curve and supply curve of foreign exchange intersect with each other, that point is known as equilibrium point denoted by E, done।
where OR is the equilibrium exchange rate and OQ is the equilibrium quantity, demand and supply of foreign exchange. So in this case, we are talking about decrease in demand of foreign exchange. Demand curve of foreign exchange will shift towards leftward direction from DD to D1 D1. The point where new demand curve of foreign exchange intersect the supply curve of foreign exchange, that point is known as new equilibrium point. As a result, denoted by E1, as a result, equilibrium exchange rate falls from OR to OR1 and equilibrium quantity also falls from OQ to OQ1, which means that earlier $1 was rupees 60, suppose आप 60 मान लो, and now $1 is rupees 50. So it leads to currency appreciation. इंडियन करेंसी का वैल्यू बढ़ गया और इंपैक्ट क्या हुआ, फॉरेन गुड्स इंडिया पे सस्ता हो गया, विच राइजेस इंपोर्ट एंड फॉल इन एक्सपोर्ट, जिससे हमारा इंपैक्ट आया. बिकॉज यहां से ही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट विल बी द लाइकली कॉज एंड इंपैक्ट. तो आप याद करके चलना, इंपैक्ट कभी भी पूछे तो इट इज टॉकिंग अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है कि करेंसी एप्रिसिएशन. चल नेक्स्ट आते हैं सप्लाई पर. Again, what will be the impact of change in supply? So supply can be increasing or supply can be decreasing. So एक एक करके डिस्कशन करते हैं बच्चों के लिए. चलो फटाफट आजा भाई. चलो, impact on change in supply. Y axis, X axis origin. अगेन यहां पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. पहले तो भैया आप नॉर्मल कंडीशन ही बनाना, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करना. ये R, ये Q. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई बढ़ेगा तो आगे जाएगा S1 S1, ये इंटरसेक्शन कर रहा है यहां पर, ये E1, दैट इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट घट गया एंड क्वांटिटी बढ़ गया. मतलब पहले 60 अब 50, सॉरी अब ये 50 हो गया. सो अगेन इंपैक्ट क्या पड़ा, इंडिया यूएस है, पहले इंडिया यूएस, अब यूएस पहले 60 था, अब वो 50 पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली इंडियन करेंसी बढ़ गया. करेंसी एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन से क्या होगा, आप डेफिनेशन लिख देना. Foreign goods become cheaper in domestic country as more goods can be purchased at same amount, which rises import and fall in export. चलो सेम है. So in the given figure, y axis represent the rate of foreign exchange, x axis represent the demand and supply of foreign exchange, dd is the demand curve of foreign exchange, SS is the supply curve of foreign exchange. The point where demand curve and supply curve of foreign exchange intersect with each other, that point is known as equilibrium point, denoted by E, where OR is the equilibrium exchange rate and OQ is the equilibrium quantity, demand and supply of foreign exchange. Done. In this case, we are talking about increase in supply of foreign exchange. बढ़ेगा तो कहां जाएगा, rightward. So supply curve of foreign exchange will shift towards rightward direction from SS to S1 S1. The point where new supply curve and demand curve intersect with each other, that point is known as new equilibrium point, denoted by E1. क्या impact पड़ा? As a result, equilibrium exchange rate falls from OR to OR1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. Which means that earlier $1 आप 70 मान लो and now it is 60, so it leads to currency appreciation. ये तरीका is the best तरीका. इंडिया यूएस, यूएस पहले 70 था, वो 60 पे आ गया, ऑटोमेटिकली इंडियन करेंसी बढ़ गया. चल डन. इम्पैक्ट ऑन डिक्रीज इन डिमांड, सेम फटाफट बताते हैं सर, बहुत लंबा वीडियो हो गया है. अगेन इम्पैक्ट ऑन डिक्रीज इन डिमांड. सो अगेन डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन सप्लाई. अरे भाई इतना टाइम क्यों लगाते हो यार. इम्पैक्ट ऑन डिक्रीज इन सप्लाई, y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. dd इज द डिमांड कर्व, ss इज द सप्लाई कर्व. जहां पर इंटरसेक्शन किया, ये इक्विलिब्रियम डिनोटेड बाय E,
ये R एंड Q। नाउ किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई घटेगा तो लेफ्ट बढ़ जाएगा बच्चों, S1 ये न्यू इंटरसेक्शन हुआ, E1 रेट बढ़ गया, R से R1 एंड Q से Q1 घट गया, मतलब $1 was 60, नाउ इट इज 70। अगेन क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया यूएस पहले 60 पे था, वो 70 डिमांड कर रहा, मतलब इंडियन करेंसी घट गया। इट लीड्स टू करेंसी डेप्रिसिएशन। तो किसके बारे लिखोगे? करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में। चलो सेम चीज है। इन द गिवन फिगर y axis represent the rate of foreign exchange, x axis represent the demand and supply of foreign exchange, dd is the demand curve of foreign exchange, ss is the supply curve of foreign exchange. The point where demand curve and supply curve of foreign exchange intersect with each other, that point is known as equilibrium point, denoted by E. ठीक है, where OR is the equilibrium exchange rate and OQ is the equilibrium quantity, demand and supply of foreign exchange. In this case, we are talking about decrease in supply of foreign exchange. So supply curve will shift towards leftward direction from SS to S1. The point where new supply curve of foreign exchange intersect the demand curve of foreign exchange, that point is known as new equilibrium point, denoted by E1. So इससे क्या हुआ? As a result, exchange rate rises from OR to OR1 and equilibrium quantity falls from OQ to OQ1, which means that earlier $1 was 70, now it is 60. It leads to currency depreciation. Done. Impact मैंने बता रखा है। चलो अब सेम चीज मैंने यहां पर सारा का सारा ग्राफ एक जगह में असेंबल कर दिया है। डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, जिससे आपको समझने में इजी होगा, बिकॉज शॉर्टकट भी करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। सो याद रखना, इंडिया पेमेंट करेगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये तो हो गया। अब इंडिया पेमेंट करेगा तो हमेशा डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ता है, वो घटता नहीं है, एंड फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा तो हमेशा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगा एंड सप्लाई हमेशा बढ़ता है। ठीक है, ये चीज मेक श्योर करके चलना। डिमांड बढ़ेगा तो करेंसी, सॉरी रेड कलर डेंजर कलर, डिमांड बढ़ेगा तो करेंसी या करेंसी, अबे यार क्या हो रहा है यार, करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये चीज याद करके चलना। सप्लाई बढ़ेगा तो करेंसी एप्रिसिएशन, ये आप हमेशा मेक श्योर करके चलना। या फिर और अगर अच्छे से बताओ, और डिटेल बताओ, डिमांड बढ़ेगा करेंसी डेप्रिसिएशन, डिमांड घटेगा करेंसी एप्रिसिएशन। सप्लाई बढ़ेगा करेंसी डेप्रिसिएशन, सप्लाई घटेगा तो करेंसी डेप्रिसिएशन। ये लेकर चलना माइंड में। सारा का सारा ग्राफ मैंने एक जगह असेंबल करके बता दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिमांड बढ़ेगा करेंसी डेप्रिसिएशन, डिमांड घटेगा करेंसी एप्रिसिएशन, सप्लाई बढ़ेगा करेंसी एप्रिसिएशन, सप्लाई घटेगा करेंसी डेप्रिसिएशन। इंडिया पेमेंट करेगा डिमांड ऑफ फॉरेन कंट्री, सॉरी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया पेमेंट करेगा डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जिससे करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जिससे करेंसी एप्रिसिएशन होगा। ये आप एकदम माइंड मैप लेकर चलना। ये चार ग्राफ है जो आपको एग्जाम में बनाने बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बोलेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलेगा, जैसे अभी डिस्कशन करूंगा। चलो जैसे मैंने लिखा भी है, इफ द पेमेंट इज डन फ्रॉम साइड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इट लीड्स टू डिमांड, एंड इफ द पेमेंट इज डन फ्रॉम साइड ऑफ फॉरेन कंट्री इट लीड्स टू सप्लाई। सर जी आप तो पूरा प्रो हो गए हो। चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जैसे, और चैप्टर को समाप्त करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, व्हाट विल बी द लाइकली कॉज एंड इंपैक्ट। जैसे लाइकली कॉज एंड इंपैक्ट बोला, एकदम क्लिक करना चाहिए पट, क्या या तो करेंसी डेप्रिसिएशन या तो करेंसी एप्रिसिएशन, यही इंपैक्ट होता है। अब इसको बनाते हैं और बताते हैं क्या होगा। याद रखना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है तो पेमेंट करने वाला कौन, आप देख लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, पेमेंट कौन कर रहा, फॉरेन कंट्री। डिमांड की सप्लाई, बिकॉज पेमेंट करने वाला इंडिया होता तो डिमांड होता, बट यहां पर पेमेंट करने वाला फॉरेन कंट्री है, सप्लाई। चलो बना के देखते हैं। तो अब तक तो समझ में ही गया हो, इतने अच्छे से मैंने बताया है कि सप्लाई बढ़ रहा मतलब करेंसी एप्रिसिएशन। किसी बच्चों को लगता है कि नहीं सर मुझे डाउट अभी भी,
तो लो मैं बना के दिखा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, अगेन रेट, डिमांड एंड सप्लाई। थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ब्रो, माइंड ना करे। ये ऐसे सीधा सप्लाई कर, ये आर, ये क्यू, ठीक है। अगेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया था, पेमेंट करने वाला फॉरेन कंट्री था, सो सप्लाई हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, आर से R1, क्यू से Q1, रेट घट गया, क्वांटिटी बढ़ गया। सो अर्लियर इट वाज 60, नाउ इट इज 50। इंडिया यूएस, पहले वो 60 मांगता था, अब वो घटकर 50 मांग रहा है, तो इंडियन करेंसी बढ़ गया। मैंने जस्ट बताया था कि करेंसी एप्रिसिएशन होगा। तो अगेन वापस आते हैं, इंपैक्ट क्या हुआ, करेंसी एप्रिसिएशन। Foreign goods become cheaper in domestic country, more goods can be purchased at same amount, which rises import and fall in export. Same, Indian investor lend to abroad, Indian investor ने abroad में पेमेंट किया है, abroad को पेमेंट किया है, तो पेमेंट करने वाला कौन है, इंडिया। इंडिया पेमेंट करेगा डिमांड एंड फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा सप्लाई। सो अगेन डिमांड बढ़ रहा है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन। बोला सर नहीं, मैंने नहीं मानना सर, मुझे आप बनाकर दिखाओ। लो भाई बना के दिखा दे रहे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो लास्ट है, ताकि आपको समझ में आ जाए। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, रेट, डिमांड एंड सप्लाई। DD is the demand curve, SS is the supply curve. ये अगेन इक्विलिब्रियम, ये R एंड Q। अगेन इंडियन इन्वेस्टर लेंड टू अब्रॉड, पेमेंट करने वाला इंडिया था, तो भैया डिमांड हुआ D1, ये E1, R1, Q1, रेट बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गया। अर्लियर 60 था, अब 70 है। इंडिया यूएस, वो पहले 60 मांगता था, वो 70 मांग रहा, तो इंडियन करेंसी ऑटोमेटिकली घट गया, इट लीड्स टू करेंसी डेप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन लिख दो, domestic goods become cheaper in foreign country as more goods can be purchased at same amount which rises export and fall in import। चलिए सर ये भी डन हो गया। सो इंपैक्ट क्या पड़ा, ये कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहां पर व्हाट विल बी द इंपैक्ट, इट लीड्स टू करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ, देखो लिखा भी है मैंने डेप्रिसिएशन। चलो ये सारा का सारा डन हो गया। सेम अब शॉर्टकट थोड़ा अपनाते हैं। विजिट्स ऑफ फॉरेन कंट्री फॉर साइट सीइंग बाय इंडियन पीपल, अब शॉर्टकट अपनाते हैं। विजिट्स ऑफ फॉरेन कंट्री बाय इंडियन पीपल, इंडिया का पीपल फॉरेन कंट्री में घूमने गए हैं, व्हाट विल बी द लाइकली कॉस्ट एंड इंपैक्ट। तो अगेन जैसे कॉन्सेप्ट बोला कि व्हाट विल बी द लाइकली कॉस्ट, तो या तो डेप्रिसिएशन या तो एप्रिसिएशन, बट चेक करना है पेमेंट करने वाला कौन है। तो इंडियन पीपल फॉरेन कंट्री में घूमने गए हैं, तो पेमेंट कौन करेंगे, इंडियन पीपल। और इंडियन पीपल कभी भी पेमेंट करेंगे, दैट इज डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तो डिमांड होगा तो करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन लिखना क्या है, तो यस इट लीड्स टू डिमांड ऑफ राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। आप वो ग्राफ बना देना जो जिससे डिमांड बढ़ रहा है, उसको एक्सप्लेन कर देना एंड इंपैक्ट बता देना कि इट लीड्स टू करेंसी डेप्रिसिएशन। Domestic goods become cheaper in foreign country as more goods can be purchased at same amount which rises export and fall in import। ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट, जो बाकी सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस वो पीपीटी बनाने वाले ने बहुत ज्यादा डाल दिया है। ये आपको होप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैंने जितना भी था सब बता रखा है, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बच्चों लाइक का बटन दबाए बिना मत जाना, बहुत मेहनत करा है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बाय बाय।